इस वक्त हम लोग मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता परवीन अत्री जी के पास, जो कि एक बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही तेज तर्रार नेताओं में, प्रवक्ताओं में इनकी गिनती होती है। आज हम इनसे जानेंगे कि बीजेपी हरियाणा के अंदर, क्योंकि काफ़ी समय से इनका शासन है और इस शासन के अंदर इन लोगों ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं, कौन कौन सी कमियां रह गई हैं, हम इनसे जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा, जो कि आजकल काफ़ी चर्चा का विषय बनी है, इस विषय में भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा को कैसे देखती है। बहुत सारे सवाल हम इनसे करेंगे। मिलते हैं परवीन अत्री से। आपका स्वागत है हमारे चैनल चंडीगढ़ वॉइस में। और इसकी भारत जोड़ो यात्रा, जो कि हरियाणा में क्या पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी चर्चा का विषय है, भारतीय जनता पार्टी कैसे इसे देखती है, इसका क्या असर रहेगा विधानसभा। बात तो ये है जसवीर जी, जो आपने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का काफ़ी चर्चा है, स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरह के बयान इस यात्रा में राहुल गांधी ने दिए हैं, उन बयानों को देखते हुए आम जन में चर्चा होती है। राहुल गांधी जिस तरह से कह रहे थे कि क्या पांडवों ने जीएसटी लागू किया था, क्या पांडवों ने नोटबंदी की थी, इस तरह के बयान अगर कोई नेता देगा तो जनता चटकारे लेके चर्चा करती है। लगातार कांग्रेस की तरफ से एक बात कही जाती रही कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा है। लेकिन जब हरियाणा के अंदर यात्रा आई और उसके बाद कांग्रेस ने एक वीडियो वायरल किया, जिस वीडियो के अंदर स्थानीय नेता जो कांग्रेस के हरियाणा के थे वो थे राहुल गांधी, और उसमें बड़ा स्पष्ट तौर पे राहुल गांधी ये कहते सुने गए कि मैं आप सब मिलके काम करें। वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, हरियाणा में उस यात्रा ने दिखाया कि वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा। और ये चर्चा भी थी, क्योंकि आमजन ये कह रहा था कि भाई पहले आप कांग्रेस को जोड़ दो, भारत जोड़ने की बात बाद में करना। परवीन जी, कांग्रेस का मानना ये है कि भारत के अंदर जो नफरत बीजेपी ने फैलाती है, हम लोग तो उसे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू से मुसलमान को लड़वा दिया, सिख से हिंदू को लड़वा दिया। तो इस विषय में वो लेके चल रहे हैं कि उनका मानना यह है कि बीजेपी कहीं ना कहीं ये नफरत का जहर फैला रही है और हम इसे जोड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये भी कांग्रेस का एक, मैं कहता हूँ, दो मुहा बयान है। क्योंकि राहुल गांधी ने जब दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने खुद ये बात कही कि मैंने पूरी यात्रा में कहीं पे नफरत नहीं देखी। उनका खुद का बयान था ये। उन्होंने खुद कहा कि यात्रा में गायें भी आई, गधे भी आए, सुअर भी आए, किसी ने डंडा नहीं मारा। ये भी उन्होंने खुद ही कहा था। तो जब राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि मैंने कहीं नफरत नहीं देखी, तो ये कहने का क्या औचित्य है कि भारतीय जनता पार्टी है कि बीजेपी आने वाले 2024 के चुनाव में हरियाणा से उसकी शुरुआत होगी और बीजेपी जो हरियाणा से सत्ता से बाहर हो जाएगी। तो कहाँ तक इनके नेता भी, हुड्डा साहब भी बयान देते हैं, बाकी बयान दे रहे हैं कि इसका असर, एक माकूल असर है इसका, और हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस का राज बनना तय है। जसवीर जी, इसके ऊपर भी मैं कांग्रेसी मित्रों को एक सलाह दूंगा। बुजुर्ग भी कहते थे, इंसान भले ही सांप पाल ले, शेर पाल ले, बिच्छू पाल ले, गलत फहमी ना पाले। कांग्रेस के नेताओं 2024 में क्या होने वाला है? 2024 में भी मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश में बहुत बड़ी मेजोरिटी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये कांग्रेस को पता है। कांग्रेस वाले क्या करेंगे ये मैं आज आपको बता देता हूं। 2024 में जब कांग्रेस का बुरा हाल होगा, तो यही कांग्रेसी मित्र बार बार ये बातें उठानी शुरू करेंगे, राहुल जी को आगे लेके आओ, राहुल जी के साथ को अध्यक्ष बनाओ, और फिर ये इन मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, जैसे पहले भी इनका इतिहास रहा है, साइडलाइन करेंगे और राहुल जी को दोबारा से। मनोहर लाल खट्टर कई सारे मामलों में असफल रहे हैं। माना कि उनकी छवि एक ईमानदार आदमी की है, लेकिन कई बार ईमानदार व्यक्ति राजनीति के अंदर इतनी पकड़ नहीं बना पाता और वो हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहते हैं कि इनकी ज़्यादा पकड़ ना प्रशासन पे है ना राज में है। तो मनोहर लाल जी के बारे में इस विषय में क्या मानते हैं? देखिए, बहुत से हमारे विपक्षी मित्र जो है इस तरह का दुष्प्रचार करने का प्रयास करते हैं, इस तरह का नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास करते हैं, मनोहर लाल जी के बारे में इस तरह की हल्के बातें करने का प्रयास करते हैं। लेकिन राजनीति में पकड़ का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण राज्यसभा चुनाव देख लीजिए आप। हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे 2016 का राज्यसभा चुनाव की बात करें, चाहे 2022 में राज्यसभा चुनाव हुआ, जिस तरह से कार्तिक शर्मा जीत के आए, वो मनोहर जी के राजनीतिक कौशल का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? कांग्रेस के पास संख्या होने के बावजूद कांग्रेस का उम्मीदवार हार जाता है, और जिस आजाद उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती है वो आजाद उम्मीदवार जीत के आ जाता है। ये मनोहर जी के राजनीतिक कौशल का सबसे उत्कृष्ट। तो हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। खेल मंत्री का काफ़ी चर्चा में है कि एक महिला कोच ने बड़े गंभीर इल्ज़ाम लगाए हैं, और परसों ही अभय सिंह चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि नफे सिंह राठी को नाजायज़ तरीके से फंसा के
उसको पुलिस गिरफ्तार करने आ गई, जबकि खेल मंत्री अब तक बाहर घूम रहे हैं और उनकी कोई जांच, जिन्होंने जब सीएम ने उन्हें कहा था कि हम लोग इसकी जांच जो सीबीआई से कराएंगे, वो भी कहीं ना कहीं टाल मटोल कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराएंगे, कभी नहीं कहा ये बात। जो खेल मंत्री वाला विषय है वो भी जांच का विषय है, नफे सिंह राठी जी वाला जो मामला है वो भी जांच का मामला है। और मुझे लगता है जांच के बाद हमें इंतजार करना चाहिए जब जांच के नतीजे हमारे सामने आ जाए। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब तक जांच के नतीजे हमारे सामने नहीं आते, मुझे लगता है कि इतने संवेदनशील मसलों पे कोई टिप्पणी करना 700 अगर महीने का बिल आता तो उसकी पेंशन काट दी जाएगी, राशन काट दी जाएगी, जबकि 750 रुपये तो बहुत ही कम है किसी भी, क्योंकि यूनिट बिजली के रेट बहुत ज़्यादा है और बहुत यूनिटों में इतना जाता है, जिससे कहीं ना कहीं रोष हरियाणा की जनता में देखने को मिल रहा है कि 750, जो जनता ये मानती है कि 750 तो एक आम बात है, यानी बिजली का बिल आना। मनोहर लाल जी ने खास तौर पे बयान दिया कि जिनका 750 बिल आ जाएगा उनकी सारी बात तो सुविधाएं। ये है कि मैं कतई नहीं मानता कि जनता में इस बारे का में रोष है, क्योंकि जो पात्र व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, जो जरूरतमंद है, उसको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जिस वक्त हरियाणा प्रदेश के अंदर मनोहर जी के पिछले कार्यकाल के अंदर डीबीटी शुरू हुआ, मतलब बुजुर्गों की पेंशन सीधा उनके बैंक अकाउंट में जाएगी, इस योजना को जब लागू किया गया, तो यही विपक्षी मित्र थे जिन्होंने बहुत शोर मचाया, बहुत चिल्ला चिल्ली की, बुजुर्ग बैंक में कैसे जाएगा, बुजुर्ग लोगों का तो बैंक में खाता नहीं होता, वगैरह वगैरह। इन्होंने बहुत कुतर्क की उस वक्त। लेकिन सच्चाई ये है, लगभग 2.25 लाख ऐसी पेंशन थी जसबीर जी, जो लोग दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। वो पैसा किसकी जेब में जाता था? आपको एक आंकड़ा और दे देता हूं। जब सरकार ने, चाहे डीबीटी की बात करें, ऑनलाइन की बात करें, जब इस तरह का परिवर्तन किया, तो 1,000 करोड़ रुपया हरियाणा के एक्सचेकर का बचना शुरू हो गया। ये पैसा किसकी जेब में जाता था? जिन लोगों की जेब में ये पैसा जाता था, इन योजनाओं की लागू होने से वही लोग ज्यादा परेशान हैं, वही लोग इतना शोर मचाते हैं। जब नियम यह था कि 1,20,000 रुपये तक जिसकी आमदन सालाना दंपत्ति की है, वो बुढ़ापा पेंशन का हकदार होगा, मनोहर जी ने तो उसको 2 लाख तक कर दिया। 1,80,000 से कम वाले का बीपीएल कार्ड बनेगा, ये नियम है। अगर किसी की आय 1,80,000 से ज्यादा है तो वो बीपीएल कार्ड का पात्र ही नहीं है, ये नियम है। तो सरकार ने तो केवल जो नियम है नियमों में ना काफ़ी अनदेखी हो रही है, क्योंकि कई बार कमेटी वालों की लगा लो, गलती लगा लो, नगर परिषद की लगा लो, वो लोग ही इस आय को सही आकलन उसका कर नहीं पा रहे, जिसकी वजह से काफ़ी रोष, क्योंकि हम भी पूरा हरियाणा में घूमते हैं, इस बात को लेके है। नहीं, देखिए, ये बात तो मुख्यमंत्री जी ने भी बड़े स्पष्ट तौर पे कही है कि कई बार ह्यूमन एरर हो जाती है। जो लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो डाटा कंपाइल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर के चांसेस रहते हैं, और ये हम सब जानते हैं, ये मानवीय गलतियां होती हैं। लेकिन सरकार ने उन मानवीय गलतियों के सुधार के लिए भी समय रखा कि 15 दिन तक वो मानवीय गलतियों का सुधार किया जाएगा। और अगर 15 दिन में उन मानवीय गलतियों का सुधार नहीं होता, तो जिन लोगों को जो राशन मिल रहा था, इस महीने का राशन मिलेगा ही मिलेगा। आजकल बबली जी जो आपके पंचायती मंत्री हैं, उनका हर जगह विरोध हो रहा है। अब कई गांवों में जाते हैं, हम भी देखते हैं, अखबारों में आप भी जरूर देखते होंगे क्योंकि प्रवक्ता हैं पार्टी के, पंचायती उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे क्योंकि उसने संशोधन जो उन्होंने कुछ किया है उसको लेके काफ़ी रोष है। और आप कह रहे हैं कि बीजेपी तो 2024 में, मैंने कई सारे आंकड़े आपको बता दिए, इन चीज़ों को लेके रोष है। और खासकर बबली तो आजकल बहुत ही उसका विषय बने हुए हैं, जिस गांव में जाते हैं वही उनका बारे में मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बाकायदा मीडिया से बात करके पूरी चीज़ों को स्पष्ट किया। मुझे लगता है कि हमारे जो मित्र विरोध कर रहे हैं वो शायद गुमराह हैं, उनको या तो सच्चाई का पूरी तरह से जानकारी नहीं है। हालांकि मीडिया के अंदर बार बार आके इस स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी हुआ, पार्टी के दूसरे नेताओं की तरफ से भी हुआ। बतौर प्रवक्ता मैं भी बहुत चैनलों पे इस विषय पे मैंने बातचीत की। जो रोष है कि 2 लाख तक के विकास कार्य, पहले तो उनको समझना पड़ेगा कि सरकार ने सरपंचों के अधिकारों को कम नहीं किया। सरकार केवल ये चाहती है कि जो हरियाणा की जनता का पैसा है वो सही ढंग से जनता के लिए प्रयोग हो। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है किसी भी काम की, वो जनप्रतिनिधि के पास ही है, वो पंचायत के पास। समझाने में कुछ कमी रह गई है, तो तभी जो है ये जो इतना विरोध है, समझाने में कमी है या
कहीं और दिक्कत है, विपक्ष को मानते हैं आप इसका जिम्मेवार, आपको क्या लगता है? क्योंकि विपक्ष तो विरोध प्रयास तो बहुत करता ही ज्यादा है। विपक्ष तो लगातार कोशिश करता है कि किसी तरह से गुमराह किया जाए, किसी तरह से अव्यवस्था फैलाई जाए। लेकिन जैसा मैंने पहले भी उदाहरण दिया है, जब डीबीटी हुआ था तब भी इस तरह का विरोध हुआ था। जब पंचायतें पढ़ी लिखी होंगे ये प्रावधान किया तब भी इस तरह का विरोध हुआ। लेकिन बाद में वो चीज़ें समझी। आज पढ़ी लिखी पंचायत है, इस बात की प्रशंसा हर स्तर पे की जाती है। दूसरे प्रदेशों के अंदर भी पढ़ी लिखी पंचायत हो, प्रदेशों ने इसको अडॉप्ट किया है। जब ऑनलाइन ट्रांसफर शुरू किया था शिक्षा विभाग में तब भी इस तरह का विरोध हुआ था। लेकिन आज उसके फायदे मिल रहे हैं, इसलिए उसको सबने समझा है। तो मुझे लगता है इसका ये भी हमारे मित्र समझेंगे। हो गया है बीजेपी के राज को हरियाणा में, आप कितने नंबर देंगे इसे? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि इससे बेहतर सरकार इस हरियाणा प्रदेश में बनी नहीं। जिस हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर नौकरियों की बंदर बांट होती थी, पर्ची खर्ची पे नौकरियां मिलती थी, आज युवा अपनी योग्यता से नौकरी पाता है, ऑनलाइन ट्रांसफर होती है, जो योजनाओं का लाभ वो सीधा प्रार्थी के खाते में जमा होता है, किसानों के लिए इतनी व्यापक योजनाएं बनी, किसान की फसल का एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा जाता है, भावांतर भरपाई योजना के तहत किसान की सब्जी और फल उसको उसमें कवर किया जाता है, किसान की खेती को जोखिम फ्री कर दिया है। पहले आप याद होगा जसवीर जी, अक्सर हम ये खबर सुनते थे, किसान ने अपना टमाटर सड़क पे फेंक दिया, किसान ने अपना आलू सड़क पे फेंक दिया। क्या आज आपको सुनने को मिलता है? ये इन सरकार की योजनाओं का लाभ है ना, कि आज किसान जो है समृद्ध हो रहा है, मजबूत हो रहा है, किसान सशक्त हो रहा है। और ये 2024 में फतेह रहेगी बीजेपी की या 100% रहेगी, विदाउट एनी डाउट रहेगी। इस तरह के काम इस हरियाणा प्रदेश में हुआ है, चाहे वो रोजगार के मामले में हो, चाहे वो किसान खेती के मामले में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र के मामले में हो। जितनी प्रगति आर्थिक क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश ने की, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। 2014 में हरियाणा की जीएसडीपी लगभग 4.25 लाख करोड़ थी। आज हरियाणा की जीएसडीपी 9 लाख करोड़ से ज़्यादा है। 2014 के अंदर हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 1,27,000 रुपये थी। आज हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 2,74,000 रुपये है। हम 2013-14 का जो बजट हुड्डा साहब ने आखिरी बजट पेश किया था, मात्र 37,000 करोड़ रुपए का था। मनोहर जी ने जो पिछला बजट पेश किया था 1,70,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का था। 1,60,000 से ज़्यादा छोटे बड़े मझोले उद्योग इस हरियाणा में पिछले 8 साल में लगे हैं। 12.5 लाख युवा जिनको फ्रेश जॉब जो है प्राइवेट उद्योगों में मिली है। 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पे हरियाणा सरकार ने युवाओं को दी है। लगभग 60,000 नौकरियां पाइपलाइन में है। तो जिस हरियाणा में इतना बड़ा काम हुआ है, स्वाभाविक है हरियाणा की जनता मनोहर जी के कामों को पसंद कर रही है। और 2024 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी मेजोरिटी से तीसरी बार सत्ता में आएगी। ये है मेरा बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आप हमारे चैनल पे आए और आपने बहुत बखूबी सारी बातों का जवाब दिया। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद। ये थे हमारे साथ परवीन अत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इन्होंने बखूबी और बहुत ही सरल अंदाज में हमारे सारे सवालों का जवाब दिया और ये दावा किया कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार बनना तय है। हम लोग अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत से दोबारा मिलेंगे और जानेंगे उनसे हरियाणा सरकार के विषय में और विपक्ष के विषय में।